हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज है 22 अगस्त 2024 और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मैं उनको यह बता दूं कि अभी तक मुझे 12 मंथ्स हो चुके हैं इन्वेस्टमेंट करते हुए और मेरा गोल है म्यूचुअल फंड से फर्स्ट 1 करोड़ कमाने का। मैं इस चैनल पर अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के डेली अपडेट शेयर करता हूं, तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज देखते हैं मेरे पोर्टफोलियो का क्या रिटर्न है और कौन कौन से म्यूचुअल फंड मेरे पोर्टफोलियो में है। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, मेरे म्यूचुअल फंड में ये पोर्टफोलियो में ये सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं। तो इसके अलावा क्विकली अब हम लोग देख लेते हैं कितना मैंने इन्वेस्टमेंट किया, कितना रिटर्न है मेरे पोर्टफोलियो में। तो दोस्तों, मैंने अभी तक 12,35,889 इन्वेस्टमेंट किए हैं, जिसकी आज की डेट में करंट वैल्यू है 14,92,991 जो मेरा टोटल रिटर्न है वो है 2,57,101 जो कि 20.8% हुआ। और जो मेरा 1 डे का पोर्टफोलियो में चेंज आया है +8,327 जो कि 0.56% है। ये मेरे पोर्टफोलियो के प्रॉफिट में इंक्रीज़ हो गया है। इसके अलावा दोस्तों, मुझे पिछले वीडियो पर काफ़ी अच्छे कमेंट्स आए हैं। इन कमेंट के रिप्लाई को मिस मत करना, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या कमेंट्स आए हैं मेरे पिछले वीडियो पर। तो सबसे पहला कमेंट है मुस्ताफ अंसारी का। हेलो सर, इससे पहले मैंने अमाउंट नहीं बताया था। 1 लाख वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है म्यूचुअल फंड में, कितने फंड में और कितना कितना अमाउंट डालना है, काइंडली सजेस्ट लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों का व्यू। तो मुस्ताफ जी, मैं हर संडे को पोर्टफोलियो या रिव्यू करता हूं, तो प्लीज़ संडे तक आपको वेट करना पड़ेगा। संडे को जो वीडियो आएगा उसमें आपका पोर्टफोलियो रिव्यू हो जाएगा। अगला कमेंट है तुषार का। प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो, इन्होंने पोर्टफोलियो दे रखा है। तो तुषार जी, आपको भी मैं सेम बात बोलूँगा कि आप प्लीज़ संडे तक वेट कीजिए, संडे को आपका पोर्टफोलियो रिव्यू हो जाएगा। कमेंट अशोक कुमार का। माय पोर्टफोलियो रिव्यू सर, निपॉन इंडिया इन्होंने फंड दे रखे हैं अपने। तो अशोक जी, आप भी प्लीज़ संडे तक वेट कीजिए, संडे को आपका पोर्टफोलियो रिव्यू होगा। अगला कमेंट है एसके चौधरी का। थैंक यू भाई। तो थैंक यू एसके चौधरी भाई, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। अगला कमेंट है चंदन झा का। इन्होंने पोर्टफोलियो दिया है, रिव्यू कराना चाहते हैं। तो चंदन जी, प्लीज़ आप संडे तक वेट कीजिए, संडे को आपका भी पोर्टफोलियो रिव्यू हो जाएगा। अगला कमेंट है शशिकांत का। सर, मेरा कमेंट का रिप्लाई नहीं दिया, प्लीज़ रिप्लाई। हाँ यार, इसमें रिप्लाई इसलिए नहीं मिला क्योंकि ये वीडियो जो मैंने मॉर्निंग में पोस्ट किया था वो वीडियो पहले ही रात में रिकॉर्ड हो चुका था और मतलब लेट नाइट मैंने रिकॉर्ड किया था, इसलिए उस टाइम तक आपका ये कमेंट नहीं था जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था। तो जिन भाई का भी अगर कमेंट कभी ऐसे छूट जाता है तो उनको एक वीडियो का और वेट करना पड़ेगा। हमेशा एक वीडियो का और वेट करो, तब भी अगर कमेंट नहीं इंक्लूड होता है फिर से आप कमेंट तब कर सकते हैं। एक वीडियो तक आप वेट कीजिए। अगर रिसेंट मैंने कुछ वीडियो पोस्ट किया उसमें भी नहीं इंक्लूड हुआ तो अगले वीडियो तक इंतज़ार कीजिए। अगर अगले वीडियो में भी नहीं आता है तो आप फिर से कमेंट पोस्ट कीजिए। अगला कमेंट है टेक्निकल सौरभ का। सर, अभी स्मॉल कैप के केस में ऐसा हो रहा है कि निपॉन का जो ग्रोथ रेट है वह बहुत कम हो रहा है क्योंकि उसका AUM बहुत इंक्रीज़ हो गया है। हालांकि अभी ये देखने को मिला है कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप से लोग अपना इन्वेस्टमेंट बंद करके JM फ्लेक्सी कैप में शिफ्ट हो रहे हैं या कॉन्ड फ्लेक्सी कैप में। तो इन फ्यूचर ऐसा तो नहीं है कि हमें भी यही चीज़ का सामना करना पड़ेगा। और मैंने अभी निपॉन में स्टॉप करके बंधन में स्टार्ट कर दिया है। ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छा है लॉन्ग टर्म में। तो सौरभ जी, यहाँ पे मैं एक बात बोलूँगा कि आप जो चैनल देख रहे होंगे, जिन चैनल को आपको देखते होंगे, उनमें उस चैनल ने अगर उस चैनल का जो भी इन्वेस्टर है उसने अपना रिडीम कर लिया, एग्ज़िट कर लिया पराग पारिक से, तो ये उसका डिसीजन है। आप उसके कहने पे मत जाओ, आप अपना देखो, अपना सोचो आपको क्या करना है। पराग पारिक में क्या होता है यार, पराग पारिक का AUM अभी से नहीं बढ़ गया, बहुत लंबे टाइम से पहले से ही बहुत ज़्यादा है। आप चेक करोगे, बहुत टाइम से पहले से ये बात चल रही कि AUM बहुत ज़्यादा है, रिटर्न नहीं मिलेगा। हर म्यूचुअल फंड की अपनी स्ट्रेटजी रहती है। तो पराग पारिक की स्ट्रेटजी है बाई एंड होल्ड। हो सकता है उसका रिटर्न 1 साल आपको ना मिले, 1-2 साल बाद जब रिटर्न मिलेगा तो बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। वो लोग क्वालिटी स्टॉक्स उठाते हैं और वहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां उनको वैल्यू दिखती है कि वैल्यू है इस स्टॉक में। तो इस तरीके से पराग पारिक ये इन्वेस्टमेंट करता है। निपॉन इंडिया यार, अगर कुछ महीने नहीं चला तो इसका मतलब म्यूचुअल फंड ख़राब नहीं है। अगर आप प्रीवियस उसका हिस्ट्री देखो, प्रीवियस जो रिटर्न देखो, बहुत अच्छा रिटर्न दिया है और बहुत पुराना फंड है, बहुत विश्वास करने लायक फंड है। तो उसको आपने स्टॉप कर दिया, कोई बात नहीं। आपको अच्छा लगता है बंधन में, बंधन ठीक है, बट निपॉन इंडिया बहुत अच्छा फंड है, उसमें कोई शक नहीं है कि निपॉन इंडिया या पराग पारिक अच्छे फंड नहीं है। वो कुछ लोग अपना अपना, उनको जो समझ है उस हिसाब से अपना करते हैं वो लोग। कुछ लोग एग्जिट कर लेते हैं। एक चैनल है जिसको मैंने भी देखा था अभी कुछ दिन पहले, तो उन्होंने भी एग्जिट किया और पूरा उसका वीडियो बनाया है, क्यों मैं एग्जिट कर रहा हूँ, इसमें रिटर्न नहीं मिल रहा है, इनका कैश होल्डिंग बहुत ज़्यादा है।
ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फ्यूचर में हो सकता है रिटर्न थोड़ा बहुत अभी इम्पेक्ट हो रहा हो, बट फ्यूचर में अच्छा रिटर्न मिलेगा। आपने बंधन स्टार्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, उसी को कंटिन्यू कीजिए, बट कंटिन्यू कीजिए, उसमें रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहिए। बट अगला कमेंट है बजरंग आर्ट का, मेरा 4060 रुपीज़ प्रॉफिट है। तो यार बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसे प्रॉफिट आता रहेगा, बट हमेशा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, ऐसे निगेटिव भी जाएगा अपने लोगों सभी का पोर्टफोलियो जब मार्केट डाउन जाएगी। मैं तो उसी चीज़ का वेट कर रहा हूँ कब मार्केट निगेटिव जाए और मैं इन्वेस्टमेंट कर पाऊँ सही से, जो लमसम मैं इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा हूँ, बट अभी मौका वो मिल ही नहीं रहा है। पिछले वीक भी मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाया था, पिछले वीक मैं थोड़ा बिजी था इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाया। इस वीक का मैंने कल ट्राई किया था, तो वो भी मेरा पेमेंट फेल हो गया, मैंने फिर से आज कर दिया है। तो आज मार्केट में ये मेरा हो जाएगा इन्वेस्टमेंट आज का, मतलब 22,000 रुपये। देखते हैं अगले वीक क्या होता है। इस वीक का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 22,000 रुपये। अगला कमेंट है प्रदीप कुमार का, राम राम सर, मेरी एसबीआई में एफडी है 10 लाख के आसपास, क्या मुझे एमएफ में डाल देना चाहिए? कोई रिस्क तो नहीं होगा, खुद से लमसम कर लेना चाहिए या सेम ब्रांच में एमएफ ले लेना चाहिए पूरी एफडी का? तो प्रदीप जी, सबसे पहली बात, आपकी एफडी की मतलब आपका वो इमरजेंसी फंड है या आपके पास एक्स्ट्रा पैसा वो है, जिसको अगर आप थोड़े टाइम के लिए ब्लॉक भी करेंगे 5-10 साल के लिए, तब भी आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर ऐसा पैसा है, इमरजेंसी फंड है, तो आप बिल्कुल अभी मत करो उसको, उसको इमरजेंसी फंड की तरीके से ही रखो। अगर वो एक्स्ट्रा पैसा है तो आप इसको डाल सकते हैं यहाँ पे। और ब्रांच में मत लेना, ब्रांच में हमेशा रेगुलर फंड ही वो लोग देंगे, आप अपने से खरीद सकते हो, अपने से डायरेक्ट म्यूचुअल फंड आप खरीद लेना, ब्रांच में मत लेना। बट मैं यही सजेस्ट करूँगा, अगर इमरजेंसी फंड है तो बिल्कुल मत उसको निकालिए, उसको एफडी ही रहने दीजिए, बाकी आपकी मर्ज़ी यार। अगला कमेंट भी प्रदीप कुमार का है, ओके सर थैंक्स, शायद इनका कुछ कमेंट होगा उस पर मैंने रिप्लाई किया, थैंक यू भाई। अगला कमेंट है फैट डेस्टिनी का, हेलो भाई, आई वॉज इन्वेस्टिंग इन एम एफ रेगुलर प्लान वाया डिस्ट्रीब्यूटर सिंस 2017 एंड पोर्टफोलियो वैल्यू इज अराउंड 38 लाख, हाउएवर आई स्टॉप्ड ऑल माई एस आई पी इन मार्च 2023 एज माई आर एम वॉज नॉट गिविंग कंसल्टेशन फॉर फुल 1 year डिस्पाइट रेगुलर रिमाइंडर एंड कंप्लेंट टू ब्रांच मैनेजर. Now since May 2024, I have started SIP again, but in different in direct mutual funds. Portfolio value is around 1.8 lakh. Portfolio has different set of funds than those with distributor. I want to ask whether I should keep regular mutual fund as it is, because switching or redemption from regular to direct MF plans would mean paying 12.5% LTCG on 38 lakh unnecessarily. Please suggest. Thank in advance. तो यार आपका बिल्कुल सही कहना है कि अगर आपने किसी रेगुलर फंड किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू खरीदा, उसने कंसल्टेशन आपको नहीं दी, तो आपको बिल्कुल स्टॉप कर देना चाहिए और आप डायरेक्ट इसको बोल रहे हैं कि आप रिडीम करें कि ना करें रेगुलर वाले फंड्स को। तो आप उसको रिडीम ऐसे भी कर सकते हो, हर साल थोड़ा थोड़ा निकाल के उसको रिडीम कर सकते हो। 38 लाख जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ आपके पूरे पोर्टफोलियो की वैल्यू है। उसमें आप देखो प्रॉफिट कितना है, उसमें प्रॉफिट पे टैक्स लगेगा, प्रॉफिट पे 12.5% टैक्स लगेगा। उसमें भी LTCG जो होगा, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, उसमें 1.25 लाख तक LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका प्रॉफिट हुआ होगा 1.25 लाख तक, उस पर जीरो टैक्स लगेगा। उसके ऊपर जो आप प्रॉफिट रिडीम करेंगे उस पर टैक्स लगेगा। तो उसको एक काम ये भी कर सकते हैं, उसको धीरे धीरे करके आप रिडीम कर लो, थोड़ा टैक्स देख के, थोड़ा ये मतलब जो लिमिट रहती है 1.25 लाख, उसको देख देख के एक दो तीन साल में धीरे धीरे करके रिडीम कर सकते हैं, अगर ऐसा आप करना चाहें तो। क्योंकि रेगुलर फंड में हमेशा ही उसकी एक्सपेंस रेशियो हर साल वो ज़्यादा ही आपका कट रहा है। आप उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते तब भी जो इन्वेस्टेड वैल्यू है उस पर इन्वेस्टमेंट का मतलब एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा ही कट रहा है। तो उससे बेटर रहेगा आप थोड़ा बहुत टैक्स दे के और इसको धीरे धीरे करके रिडीम कर लो 2-4 साल में, वो ज़्यादा मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। उसको डायरेक्ट में वही फंड्स आप खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसको आप डायरेक्ट फंड में कर लो और एकदम से मत करो। और इसके अलावा आप प्रॉफिट देखो कितना प्रॉफिट है, अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट लिखते थे कितना 38 लाख में से कितना प्रॉफिट है आपका, तो मैं उस पर एक्जैक्टली कैलकुलेट करके आपको बता देता कि कितना टैक्स पड़ेगा वन टाइम में। अदरवाइज 3-4 साल में आप धीरे धीरे करके निकालो, थोड़ा तो टैक्स देना पड़ेगा, चाहे डायरेक्ट में हो चाहे रेगुलर में हो, टैक्स तो हमेशा देना पड़ेगा थोड़ा बहुत, बट उसको यही धीरे धीरे 3-4 साल में निकालेंगे तो कम टैक्स देना पड़ेगा। और वहीं आपका दूसरी तरफ एक्सपेंस रेशियो भी ज़्यादा है रेगुलर में, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप उसको रिडीम कर लो धीरे धीरे करके। और अलग से आपने जो डायरेक्ट खरीदे हैं वो बहुत अच्छी बात, उसी में वो पैसा लाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फंड आप ऐसा नहीं कि जो रेगुलर में थे वो डायरेक्ट में ना खरीदें, सेम फंड आप डायरेक्ट फंड खरीद सकते हैं, सेम कंपनी के सेम म्यूचुअल फंड हाउस से सेम म्यूचुअल फंड। अगला कमेंट है शर्मा जी का, हेलो आई एम न्यू सब्सक्राइबर, आई लाइक योर कंटेंट, आई हैव अ क्वेश्चन, हाउ टू बाय डायरेक्ट एमएफ फ्रॉम जीरोधा कॉइन, इज इट लाइक एवरी एमएफ अवेलेबल इन कॉइन इज डायरेक्ट, इज इट गुड टू बाय एमएफ फ्रॉम कॉइन एज आई ऑलरेडी हैव डीमेट अकाउंट इन जीरोधा। तो यार आपका ये इसमें जीरोधा कॉइन में आप खरीद सकते हैं। जीरोधा कॉइन पे ज़्यादातर सभी जो मैंने देखा है अभी तक मुझे देखा है वो मुझे सभी डायरेक्ट फंड ही मिले, मुझे नहीं लगता कि वहाँ रेगुलर फंड बेचते हैं जीरोधा कॉइन पे। तो जीरोधा कॉइन पे डायरेक्ट ही फंड ही हैं, वहाँ से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला कमेंट है सुबोध का, सर क्या मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और क्वांट मिड कैप फंड में 1 लाख करके लमसम करना सही रहेगा क्या? हाँ, इसको थोड़ा थोड़ा आप 2 पार्ट में ब्रेक कर दो, 50-50 हज़ार कर दो, वो भी ठीक रहेगा। लमसम मेरे हिसाब से मत करो, अगर आपको 1 ही लाख इन्वेस्टमेंट करना है, अगर ज़्यादा अमाउंट होता तो 1 लाख आप कर सकते थे, बट आपको 1 लाख करना है तो आप 50-50 हज़ार करके 2 महीने में लगभग इन्वेस्टमेंट करो, 2 बार में, मतलब मार्केट जब डाउन आपको लगे तब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
अगला कमेंट है गौरव जैन का, आई हैव इन्वेस्टेड 6 लाख इन स्टॉक एंड एमएफ 13 लाख इन एफडी ऑल्सो, शुड आई इंक्रीज माई म्यूचुअल फंड। ये यार आप पे डिपेंड करता है कि आपको इमरजेंसी फंड अपना कितना, हमें लगता है जो एफडी आपने कराई वो इमरजेंसी फंड है आपका, तो आप देख लो 5-6 महीने का इमरजेंसी फंड रख के फिर आप कर सकते हैं स्टॉक में, म्यूचुअल फंड में, जहाँ करना चाहो कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में अगर आपको नॉलेज स्टॉक मार्केट का नहीं है तो म्यूचुअल फंड में करो, टाइम नहीं है, नॉलेज नहीं है तो आप इसमें म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। अगला कमेंट है शशिकांत का, सर एक डाउट है प्लीज़ रिप्लाई करें। सपोज 20 अगस्त को मैंने HDFC मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करता हूं, डायरेक्ट प्लान में 1 लाख एंड रेगुलर प्लान में 1 लाख, दोनों का NAV के हिसाब से यूनिट मिलता है 489.42 एंड 530.905 आफ्टर फ्यू ईयर। सपोज डायरेक्ट प्लान का NAV 5000 हो जाता है, उसी हिसाब से रेगुलर प्लान का NAV 4566.35 हो जाता होगा। एक्सपेंस रेशियो कटने के बाद दोनों प्लान का अभी कैलकुलेट करने से 5000 मल्टीप्लाई बाई 489.42 जो कि हो गया है आपका 24,47,000। सॉरी मैंने वो 1 लाख पढ़ दिया था ऊपर, वो 10 लाख आपने लिखा था। और रेगुलर प्लान में 4566.35 मल्टीप्लाई बाई 535.905 इक्वल टू 24,47,119 रुपीज़। प्लीज़ रिप्लाई। तो यार इसमें ऐसा नहीं है, आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए हैं, उसकी वैल्यू ये हो गई। आपने NAV कैसे आपको पता चला कि NAV इसका ये है, डायरेक्ट प्लान का NAV इतना हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा 10 साल बाद। हो सकता है डायरेक्ट प्लान का NAV ज़्यादा हो, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो, जैसे अब इसको इस तरीके से आप समझ सकते हो कि जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो कमीशन एक तरीके से होता है। कमीशन लेके आपका कम पैसा, आप 100 रुपये मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, एक आप जाते हो डायरेक्ट मार्केट में अपने से इन्वेस्टमेंट कर देते हो, उस पर एक्सपेंस रेशियो कटता है 1%, तो आपका मतलब हो गया 99 रुपये, 99 रुपीज़ आपके मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो गए, 1 रुपीज़ आपका एक्सपेंस रेशियो कट गया। अब दूसरा आपने फंड खरीदा रेगुलर फंड, जो आप किसी ब्रोकर किससे खरीदा है, ब्रोकर क्या करता है उसमें रेगुलर फंड में, ब्रोकर का सपोज मान लिया 1% ब्रोकर का भी चार्ज है, तो ब्रोकर अपना जो आपका ये म्यूचुअल फंड एडवाइजर होगा वो 1% अपना भी कट कर लेगा, फिर आपका एक्सपेंस रेशियो जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो भी 1% कट करेगी, तो आपका एक्सपेंस रेशियो 2% हो गया यहाँ पे रेगुलर फंड में। तो आपके मार्केट में कितने रुपए इन्वेस्टमेंट हुए, 98 रुपीज़। वो 1 रुपये आपका जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जिसने आपको प्लान दिलाया रेगुलर वाला, 1 रुपये उसने कट कर लिया, 1 रुपये आपका जो एक्सपेंस रेशियो था वो कट कर लिया। अब आप बताइए 99 रुपीज़ पे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा या 98 रुपीज़ पे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, और किसकी वैल्यू 10 साल बाद ज़्यादा हो जाएगी। अब आप कहोगे कि एक यूनिट मुझे 98 में मिल गई है, एक यूनिट मुझे 99 में मिली, तो यहाँ पे अब आपको जो रिटर्न मिलेगा वो 99 जिसकी कॉस्ट थी वहाँ पे ज़्यादा मिलेगा। 99 रुपीज़ जो आपके इन्वेस्टमेंट हुए उस पर रिटर्न अच्छा मिलेगा, और लॉन्ग टर्म में भी हर साल ये तो कटेगा ज़्यादा आपका एक्सपेंस रेशियो रेगुलर फंड में, तो हर साल आपका 1-1 रुपये का लॉस है, मतलब 1% का लॉस हो रहा है हर साल, तो 1-1% करके ये फ्यूचर में बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है, जो आप रेगुलर फंड में कम अर्न करोगे, डायरेक्ट फंड वहीं ज़्यादा अर्न करके आपको दिखाएगा। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है लॉन्ग टर्म में, अगर अच्छा खासा अमाउंट आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा दोनों प्लान के बीच में, रेगुलर एंड डायरेक्ट प्लान के बीच में। अगला कमेंट है अजय कुमार का, सर प्लीज़ मेरा एक क्वेश्चन है, अगर हम अपने म्यूचुअल फंड को 1 साल के अंदर ही लॉस में निकाल लेते हैं तो क्या हमें कोई टैक्स देना पड़ेगा। तो म्यूचुअल फंड को अगर 1 साल के अंदर अगर लॉस में निकाल रहे हैं आप, तो उस पर कोई टैक्स नहीं देना, क्योंकि आपने प्रॉफिट अर्न ही नहीं किया है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बट एग्जिट लोड आपका कटेगा, उस म्यूचुअल फंड के डिपेंड करेगा आपने कौन सा म्यूचुअल फंड लिया था। अगर आप इंडेक्स फंड लेते हैं, इंडेक्स फंड में शायद किसी किसी में 1 मंथ ब्लॉकिंग पीरियड है, किसी किसी में नो लॉक इन है, तो मतलब उसको कभी भी एग्जिट करोगे एग्जिट लोड नहीं कटेगा। और कई सारे म्यूचुअल फंड है जिसमें 1 साल का लॉक इन रहता है, 1 साल तक आप निकालते तो 1% आपका एग्जिट लोड कटेगा। पराग पारिक में और भी ज़्यादा है, पराग पारिक में 2 साल तक है, 1 साल में निकालते तो मतलब शायद 2% के करीब एग्जिट लोड काटते हैं वो लोग, और 1 साल के बाद अगर आप निकालते 2 साल से पहले तो आपका लगभग 1% शायद कटता है, ऐसे कुछ है उनका, बट 2 साल का उनका लॉक इन है पराग पारिक में, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा कि एग्जिट लोड खत्म हो गया कि नहीं। एग्जिट लोड जब खत्म हो जाए तभी आप एग्जिट करो उसमें से, और लॉस में क्यों निकल रहे हैं यार, उसको पैसे को पड़ा रहने दो, अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो उसको पड़ा रहने दो, फ्यूचर में अच्छा रिटर्न देगा। इन्हीं के कमेंट पे हमारे यूट्यूब फैमिली के मेंबर्स ने काफ़ी रिप्लाई किया, जुगराज सिंह ने, बट एग्जिट लोड इन्होंने भी सेम बात बोली है। अजय कुमार ने फिर कमेंट किया, काफ़ी अच्छा है, अपनी यूट्यूब फैमिली में काफ़ी एक दूसरे के लोग हेल्प कर रहे हैं। जुगराज भाई हमारे काफ़ी यूट्यूब फैमिली के पुराने मेंबर हैं, तो ये काफ़ी हेल्प कर रहे हैं, अच्छी बात बोली, बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है, तो थैंक यू जुगराज भाई आपका। अगला कमेंट है दिनेश कुमार का, जय माता दी, तो जय माता दी भाई आपको भी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ, ये आपके कमेंट्स पर सारे मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं, आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने म्यूचुअल फंड एडवाइजर से जरूर राय ले लें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। तो दोस्तों आप लोगों का इस चैनल पर बहुत सपोर्ट और प्यार मिल रहा है, ऐसे अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए इस चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।